हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है वन्य जीव, अर्थात वन में रहने वाले जीव, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं। भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधी अनेक विविधताओं वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन्य जीव सृष्टि में भी वैविध्य दिखाई देता है। समग्र विश्व में जीव सृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त देश में विविध प्रकार के जंगलों में बसने वाली वन्य जीव सृष्टि के बारे में अनुसंधान जारी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध बृहद जैव विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है। यहाँ भारत के बारे में के जीव के बारे में बताया गया है कि भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधी अनेक अंतर रखने वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन में रहने वाले जीवों की सृष्टि में भी अंतर दिखाई देता है। पूरे विश्व में जीव सृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग प्रकार के जंगलों में रहने वाले वन्य जीव यानी वन में रहने वाले जीव सृष्टि के बारे में खोज जारी है। भारत जैविक अंतर रखने के नज़रिए से विश्व में खूब समृद्ध बृहद जैव विविधता यानी अंतर वाले देशों में छठे स्थान पर है। आगे, भारत में जंगलों की क्षेत्रफल कम है, उसकी तुलना में यह जैव विविधता अत्यंत उल्लेखनीय है। आगे पढ़ते हैं। भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश। वनस्पतियों की विविध विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। उसी तरह जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक वितरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत में मिलने वाली जैव सृष्टि की विशेषताओं की समानता और किसी प्रदेश विशेष में उनकी उपस्थिति, निवास जैसे पहलुओं के आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा है लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, तीसरा है हिमालय की वनाच्छादित तलहटी, चौथा है हिमालय के वनस्पति विहीन उच्च प्रदेश, पाँचवा है उत्तर का मैदान, छठा है राजस्थान का रेगिस्तान, सातवां है दक्कन का पठारी प्रायद्वीप, आठवां है समुद्री तट, नौवां है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्राणी भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि भारत में जंगलों का क्षेत्रफल कम है, उसकी तुलना में बराबरी में यह जैव विविधता बहुत ही उल्लेखनीय है। भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश के बारे में यहाँ बताया गया है कि वनस्पतियों की विविधता विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। उसी तरह जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक बंटवारे को प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत में मिलने वाली जैव सृष्टि की विशेषताओं की समानता और किसी प्रदेश विशेष में उनकी उपस्थिति, निवास जैसे पहलुओं स्थितियों के आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय प्रदेश, दूसरा लद्दाख एवं शुष्क शीत प्रदेश, तीसरा हिमालय की वनाच्छादित तलहटी, चौथा हिमालय के वनस्पति विहीन उच्च प्रदेश, पाँचवा उत्तर का मैदान, छठा राजस्थान का रेगिस्तान, सातवां दक्कन का पठारी प्रायद्वीप, आठवां समुद्र तट, नौवां है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस प्राणी भौगोलिक विभागों के अनुसार जैव अंतर रखने का अध्ययन किया जाता है। आगे है भारत की वैविध्यपूर्ण विविधता रखने वाली विविधता से पूर्ण वन में रहने वाले जीव की सृष्टि। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
भारत में भूपृष्ठ में विशाल नदी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदली क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन यानी घने वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी पतझड़ वाले जंगल, हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में आए हुए शंकु द्रुम वनों का वैविध्य वन्य जीवों के निवास के लिए विस्तृत यानी फैले हुए पृष्ठभूमि बनाते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा लाने वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र में एक सींगी भारतीय गैंडा, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसें, भारतीय बायसन, मध्य भारत तथा पश्चिमी बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर और बड़े रेगिस्तान के जल प्लावित क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्रों में लुप्तप्राय यानी गायब हो गए पक्षी टोकदार घोड़ार, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की उपस्थिति अभी पिछले वर्षों में पुनः फिर से दिखाई दी। जल प्लावित क्षेत्रों में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों में अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं। उनमें साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बत्तख, कुंज ककरा आदि मुख्य हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाले दुर्लभ पक्षी हैं। दुर्लभ का मतलब जो मुश्किल से दिखाई दे। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंग की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्तनधारियों और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियां, जिनमें नाग, अजगर, गेहुअन, गोह भी उल्लेखनीय हैं। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की मछलियां, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय, डुगांग, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि की दुनिया है। भारत की वैविध्यपूर्ण वन के जीवों के बारे में यहाँ बताया गया कि भारत के जमीन में विशाल नदी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदली यानी कीचड़ वाले क्षेत्र, समुद्री किनारा तथा घने वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी पतझड़ जंगल, हिमालय के ऊंचे प्रदेश स्थित हैं। शंकुद्रुम वनों का अलग अलग वन के जीवों के निवास के लिए फैले हुए भूमि बनाते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के कीचड़ वाले क्षेत्र में एक सींगी भारतीय गैंडा, हिमालय के ऊंचे वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसें, जिसे भारतीय बायसन भी कहते हैं, मध्य भारत तथा पश्चिम बंगाल में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़खर और बड़े रेगिस्तान के क्षेत्र में जल फैले हुए जहाँ पे ऐसे क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में गायब हुए पक्षी टोकदार घोड़ार भी कहते हैं उसे, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की उपस्थिति अभी पिछले साल पुनः फिर से दिखाई दी। जल के क्षेत्रों में ठंडे के मौसम में प्रदेशों में अनेक जाति के विदेशी यायावर यानी बाहर दूसरे देश से आए हुए पक्षी आते हैं। उनमें साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बत्तख, कुंज ककरा आदि मुख्य पक्षी हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाले बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाले पक्षी हैं। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंग की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्तनधारी और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी अलग जातियां हैं, जिनमें नाग, अजगर, गेहुअन, गो का वर्णन किया गया है। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसी जीव सृष्टि की दुनिया है। जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है, ऐसे कृषि क्षेत्रों में
गोचर और पड़ती जमीन में सियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, नेवला, खरगोश, जंगली सूअर, शाही इत्यादि जैसे प्राणी तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, खूंसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ बताया गया कि जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है ऐसे कृषि क्षेत्रों में गाय चरने के लिए और पड़ती जमीन में सियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, नेवला, खरगोश, जंगली सूअर, शाही इत्यादि जैसे प्राणी हैं। इन्हीं इलाकों में अलग अलग प्रकार के पक्षी जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, खूंसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि घूमते हुए दिखाई देते हैं। आगे है इतना अवश्य जानिए। भारत में मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी है। फूलसुंघनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है। भारत में मिलने वाला दक्षिण का बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है। सीरस जेवेल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है। आगे है वन्य जीव एवं संरक्षण की आवश्यकता। वन के जीवों की सुरक्षा की आवश्यकता, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों में वन्य जीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। आज से 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2226 है। पिछले कुछ सालों में से उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों में से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत है। दुधारू पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित डाइक्लोफेनेक नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम शेष होने की कगार पर हैं। 20वीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों को नष्ट हो चुके हैं। एक समय गिर के शेर एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे। आज मात्र गिर के जंगल तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है और 2005 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है, पर जब कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीवों की संख्या में होने वाले कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुड़बाज शायद ही देखने को मिलता है। विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से दिखने वाला धनेश, इसे चित्रोला कहते हैं, अब शायद ही नज़र आता है। यहाँ वन के जीवों की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि बीते हुए समय पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन के जीवों का वजूद पर भारी खतरा आया हुआ है। आज से 100 साल पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अंदाज के अनुसार बाघों की संख्या 2226 था। पिछले कुछ सालों में उनके सुरक्षा, उनकी बढ़ोतरी के लिए उठाए गए कदमों से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा इशारा है, संकेत है। दुधारू यानी दूध देने वाले पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित, जिस पर रोक है, इसे डाइक्लोफेनेक नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम मात्र होने के कगार पर हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में जंगलों में दिखाई देने वाला चीता आज पूरे भारत के जंगलों से समाप्त हो चुका है। एक समय था कि गिर के शेर एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे, लेकिन आज मात्र गिर के जंगलों तक ही सीमित रह गए हैं। उनकी बढ़ोतरी के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और 2015 की गिनती के अनुसार उनकी संख्या
532 है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। वन के जीवों का अंत में तो पूरे जीव सृष्टि का ही एक भाग है, पर जब कहीं पर और कुछ सालों के दौरान कुछ वन के जीवों की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरुड़, जिसे बाज कहते हैं, शायद ही अब देखने को मिलता है। विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से देखने वाला धनेश चित्रोला और शायद ही नज़र आता है। आगे, मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं जब आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें हम केवल चित्रों में ही बता सकेंगे। यहाँ करें कि मानव की असीमित यानी जिसकी सीमा ही न हो, न खत्म होने वाली लालच, लोभ और प्रगति यानी विकास की दौड़ में पर्यावरण के बिगड़ते हुए संतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। वन के जीवों की बढ़ोतरी के लिए यदि हम खुद सही कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं है जब आने वाले समयों में भावी यानी आने वाली पीढ़ी को हम उनको केवल चित्रों में ही बता सकेंगे। ये है भारत के महत्वपूर्ण उद्यान और अभयारण्य। अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं। कांजीरंगा असम, यहाँ पे गेंडा, जंगली भैंस, हरिण वन्य जीव पाए जाते हैं। दूसरा है थार का मरुस्थल राजस्थान, यहाँ पे राजस्थानी भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली, टोकदार घोड़ा वन्य जीव पाए जाते हैं। कान्हा मध्य प्रदेश में बाघ, सांबर जैसे जीव पाए जाते हैं। गिर का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यहाँ पे सिंह, चीता, चित्तल पाए जाते हैं। बेलावदर कालियर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में कालियर, हरिण, भेड़िया, खड़, मोर, घोराड पाए जाते हैं। केवलादेव भरतपुर राजस्थान में पक्षी स्थानीय यायावर पाए जाते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में हाथी, रीछ, सुअर, जंगली बिलाव पाए जाते हैं। दक्षिगाम कश्मीर में कश्मीरी हरिण, हामुर जिसे बोलते हैं, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कार्बेट हिमालय की तलहटी उत्तराखंड, यहाँ पे बाघ, हाथी, चीता, हरिण पाए जाते हैं। आगे है वन्य जीवों पर आसन्न संकट, यानी वन में रहने वाले जीवों पर आया हुआ संकट। इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक युग में मानव के लोभ, लालच और विकास की चपेट में समग्र वन जीव सृष्टि के अस्तित्व यानी वजूद के सम्मुख प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है। उसके कारणों की जांच करें तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार, क्षेत्रफल के सतत घटते जाने के कारण वन्य जीव अपने प्राकृतिक निवास खोकर निराश्रित यानी बिना आश्रय के हो रहे हैं। खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार एक बड़ी समस्या है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई से तृणहारी वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तृणहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण वे आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने से वाले वन्य जीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है और यह संघर्ष वन्य जीवों को मौत के मुंह में ले जाता है। साथ ही वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों तक पहुँचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक यानी खतरनाक होता है। इसके साथ ही वन्य क्षेत्रों में होने वाली मानव प्रवृत्तियों का वन्य जीवन पर घातक असर पड़ता है। यहाँ पे वन के जीवों पर आने वाले संकट के बारे में बताया गया है कि आधुनिक यानी नए युग में मानव के लालच और विकास की चपेट में पूरा वन के जीव का अस्तित्व वजूद के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। उसके कारणों की जांच करें तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार यानी क्षेत्रफल के लगातार घटने के कारण वन के जीवों
को अपने प्राकृतिक निवास को खोना पड़ रहा है, उनका आश्रय छीना जा रहा है। खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उनका शिकार हो रहा है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई से तृणहानि यानी तिनका खाने तक के वन के जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तिनका खाने वाले प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण से आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने से वन जीवों का मानव के साथ लड़ाई की स्थिति आ जाती है और यह संघर्ष वन के जीवों को मौत के मुंह में ले जाता है। साथ ही वन के जीवों के प्राकृतिक आवासों यानी रहने के स्थानों तक पहुँचते प्रदूषण का असर बहुत खतरनाक होता है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में होने वाली मानव कार्यों का वन के जीवों पर बहुत ही घातक असर प्रभाव पड़ता है। आगे इतना जानिए, घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया की संख्या में कमी होने लगी है। सिंह गुजरात का राज्य प्राणी तथा सुरखाब राज्य पक्षी है। एशियाई सिंह, घुड़खर, सट्टी छिपकली जैसे प्राणी भारत में मात्र गुजरात में मिलते हैं। जंगली भैंस, इंडियन बाइसन जिसे कहते हैं, हाथी, चीता, भारतीय बड़ी गिलहरी, बाघ गुजरात के जंगलों से लुप्त यानी गायब हो गए हैं। कच्छ का अभयारण्य गुजरात का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है। पोरबंदर पक्षी अभयारण्य गुजरात का सबसे कम क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है। आगे पढ़ते हैं। जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन्य जीव मानव आबादी की ओर आ जाते हैं। वन्य जीव के क्षेत्र में होने वाला मानवीय हस्तक्षेप उनके साथ टकराहट में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं से वन्य जीव मानव को यानी मनुष्य के क्रोध का भाजन यानी शिकार बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषि क्षेत्रों तक पहुंचकर भारी उत्पात यानी तबाही मचाता है। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों में और गुजरात के उत्तर पूर्वी वन क्षेत्रों के समीप या वन में रीछ यानी भालू द्वारा मानवों को चोट पहुंचाने या मार डालने की घटनाएं हुई है। ऐसी दुर्घटनाएं न हों इसके लिए पहले से सावधान हो जाना ही श्रेष्ठ उपाय है। जंगल के बारे में बताया गया कि जंगल विस्तार में होने वाले कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन के जीव मानव की आबादी की ओर आ जाते हैं। वन के जीवों के क्षेत्र में होने वाला मानवीय यानी मानव का हस्तक्षेप उनके साथ लड़ाई संघर्ष में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं से वन के जीव को मानव के क्रोध का भोग बनना पड़ता है, शिकार बनना पड़ता है और उससे अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से हाथियों का झुंड भोजन की खोज में कृषि क्षेत्रों में पहुंचकर भारी तबाही मचाते हैं। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों में और गुजरात के उत्तर पूर्वी वन क्षेत्रों के नज़दीक या वन में रीछ द्वारा मानव को चोट पहुंचाने या उन्हें मार डालने की घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पहले से ही सावधान हो जाना बहुत ही उत्तम उपाय है। आगे है वन जीव संरक्षण के उपाय। वन के जीवों के संरक्षण का उपाय क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जंगल क्षेत्रों की रक्षा करके उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन चुस्त यानी मजबूत आयोजन, कठोर कानूनी व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी से सही ढंग से पालन होना चाहिए। पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अभ्यासक्रम में इस समस्या की जानकारी को समाविष्ट करके यानी जोड़ करके भावी यानी आने वाले नागरिकों को जागृत करना चाहिए। किसी भी विकास योजना को अमल में लाने से पहले पर्यावरण तथा वन्य जीव सृष्टि पर पड़ने वाले उसके विभिन्न प्रभावों की जांच होनी चाहिए। जंगल के क्षेत्र बाहर आए बड़े वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। उनके खोखल तथा डालियां
अनेक पक्षियों के आश्रय स्थल हैं। यायावर और जलाश्रय यानी जल में आश्रय लेने वाले, जल के किनारे रहने वाला पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश तालाब, खेत, पोखर या जल प्लावित यानी जल से भरा हुआ विस्तार वेटलैंड की सुरक्षा करनी चाहिए। खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशकों के बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने हेतु सक्रिय यानी कार्यशील रूप से कार्यवाही करने की तत्काल आवश्यकता है। जंगलों को दावानल यानी आग लगने से बचाने के लिए सतर्कतापूर्ण सावधानी के साथ आयोजन पहले से करना चाहिए। वन में रहने वाले जीवों के संरक्षण के बारे में यहाँ बताया गया है कि जंगल क्षेत्रों की रक्षा करके उसमें उत्तरोत्तर यानी लगातार बढ़ोतरी करने के लिए बहुत समय तक के लिए मजबूत आयोजन करना चाहिए। कठोर कानून व्यवस्था तथा उसका मुस्तैदी से पालन होना चाहिए। पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों में अभ्यासक्रम की इस समस्या की जानकारी को जोड़कर आने वाले समय में नागरिकों को जागृत करना चाहिए, उसके प्रति लोगों को बताना चाहिए। किसी भी विकास योजना को लागू करने से पहले पर्यावरण तथा वन में रहने वाले जीवों पर पड़ने वाले असर, उसके अलग अलग प्रभावों की जांच होनी चाहिए। जंगल क्षेत्र से बाहर आए हुए वृक्षों को काटने के लिए रोकना चाहिए। उनके खोखल तथा डालियों अनेक पक्षियों का आश्रय स्थल निवास स्थान है। यायावर और जलाश्रय यानी जलाशय के किनारे रहने वाले पक्षियों के लिए जरूरी परिवेश तालाब, खेत, पोखर या जल प्लावित विस्तार वेटलैंड की सुरक्षा करनी चाहिए। खेती में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक कीटनाशक दवाओं के बदले जैविक कीटनाशक का उपयोग करना, उसका प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण कम करने के लिए कार्यशील रूप से कार्यवाही करने की तुरंत आवश्यकता है। जंगलों में आग लगाने से उसे बचाने के लिए सतर्कतापूर्वक सावधानीपूर्वक आयोजन पहले से ही करना चाहिए। आगे है वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। वन के जीव की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनते रहे हैं। महान मौर्य शासक अशोक के समय में वन्य जीवों की संरक्षार्थ कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों और राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे शामिल किए गए हैं। भारतीय वन्य जीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 503 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्रों की रचना की गई है, जिनमें से 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में है, जिनके अस्तित्व के सम्मुख जोखिम है और जो विलुप्त यानी गायब होने की कगार यानी स्थिति पर है। ऐसी विशिष्ट प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई गई हैं। आइए उनमें से कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजना की जानकारी प्राप्त करें। वन्य जीव संरक्षण हेतु उठाए गए कदम के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में वन के जीवों की सुरक्षा के लिए पुराने समय से ही कानून बनते रहे हैं। महान मौर्य शासक अशोक के समय में वन के जीवों की सुरक्षा के लिए उनके रहने के लिए कानून बनाए गए थे। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों और राजनीतिक के मार्गदर्शक सिद्धांतों में भी इससे संबंधित मुद्दे उपस्थित किए गए हैं। भारतीय वन जीव परिषद की सिफारिशों के अनुसार हमारी संसद ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देश में 2014 तक 503 अभयारण्य तथा 102 राष्ट्रीय उद्यान, 14 जैव आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 22 अभयारण्य, 4 राष्ट्रीय उद्यान तथा 1 जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात में है, जिनके वजूद के सम्मुख जोखिम यानी खतरा है, अब जो गायब होने की कगार पर हैं। ऐसे खास प्राणी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजना बनाई गई है। आइए उनमें से कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर।
देश में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में अमल में लाई गई थी। आज इसके अंतर्गत 48 क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है। बाघ परियोजना के बारे में बताया गया कि देश में बाघों की घटती जा रही संख्या और शिकार के भय के खिलाफ यह परियोजना 1973 में 9 आरक्षित क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत आज 48 क्षेत्रों को और मिला दिया गया है। आगे है सिंह परियोजना। एक ज़माने में गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक विहार करते थे। उनके शिकार तथा वनों के विनाश से फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर के जंगलों तक सीमित हो चुके हैं। एक समय में इस क्षेत्र में भी इनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह के संरक्षण के लिए 1972 में गिर परियोजना आरंभ की गई। इसके अतिरिक्त काश्मीरी बारहसिंगा नामक हरिण की दुर्लभ यानी मुश्किल से दिखाई देने वाली प्रजाति के लिए हंगुल परियोजना, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए मगरमच्छ परियोजना, भारतीय गेंडा के संरक्षण के लिए गेंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना मुख्य गिनती की जा सकती है। वन्य जीव के बचाव तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो वन्य जीवों का संरक्षण संभव है। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध साबित करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रयास करने पड़ेंगे। सिंह परियोजना के बारे में बताया गया है कि एक समय में गिर के एशियाई सिंह भारतीय उपमहाद्वीप से ईरान तक घूमा करते थे। उनके शिकार तथा वनों के विनाश में फिलहाल मात्र सौराष्ट्र प्रायद्वीप में गिर के जंगलों तक ही सीमित हो चुके हैं। एक समय में इन क्षेत्रों में भी उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। एशियाई सिंह की सुरक्षा के लिए 1972 में गिर परियोजना शुरू की गई। इसके अलावा कश्मीरी बारहसिंगा नामक हरिण की दुर्लभ प्रजाति के लिए हुंगल परियोजना, खारे पानी के मगरों के लिए मगरमच्छ परियोजना, भारतीय गेंडा की सुरक्षा के लिए गेंडा परियोजना और हिम तेंदुआ परियोजना मुख्य गिनी जा सकती है। वन्य जीव सृष्टि के बचाव के लिए यानी वन में रहने वाले जीवों के बचाव के लिए सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु समाज एवं सरकार द्वारा दृढ़ यानी मजबूत इच्छा दिखाते हुए सही दिशा में कदम उठाए जाए तो वन के जीवों की सुरक्षा संभव है। विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी मंत्र सिद्ध करने के लिए हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध संकल्पित होकर प्रयत्न करने पड़ेंगे। आगे है, आइए इतना जानें। पढ़ते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान स्थापना, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, जिला, मुख्य वन प्राणी। राष्ट्रीय उद्यान में पहला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसका क्षेत्रफल 258.71 वर्ग किलोमीटर है। ये जिला जूनागढ़ में स्थित है। यहाँ पे रहने वाले मुख्य वन प्राणी हैं सिंह, तेंदुआ, चित्तल, लकड़बग्घा, सांबर, चिंकारा, मगर। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है कालियार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्रफल है 34.08 वर्ग किलोमीटर। ये भावनगर जिला में पड़ता है। यहाँ रहने वाले मुख्य वन्य प्राणी हैं कालियार, भेड़िया, जंगली मोर, टोकदार, घोड़ार जिसको बोलते हैं। तीसरा है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्रफल है 23.99 वर्ग किलोमीटर, जो नवसारी जिला में पड़ता है। यहाँ पे रहने वाले मुख्य वन्य प्राणी हैं तेंदुआ, लकड़बग्घा, चित्तल, चौसिंगा। चौथा है दरियाई राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका वर्ग क्षेत्रफल है 162.89 वर्ग किलोमीटर। ये कच्छ की खाड़ी जामनगर जिला में है। यहाँ पे मुख्य वन्य प्राणी हैं दरियाई घोड़ा, कोरल,
जालीफिश, ऑक्टोपस, ओयस्टर, डॉल्फिन, दरियाई गाय, डुगांग। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन सभी को पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।